Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum beta. Hope you all are doing great. So in today's class we are going to solve the past paper of physics 2023 session. So start करते हैं from the very first question. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन बताइए। तो हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन ये है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी आप एक सब्सटेंस को प्रोवाइड करते हैं और सब्सटेंस का मास 1 किलोग्राम होगा तो उसका जो टेम्परेचर राइज होगा इट विल बी बाय 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस। और अच्छा, सम ऑफ द क्वेश्चंस लेट सपोज इस टाइम ये अगेन क्वेश्चन रिपीट होता है तो मे बी द एग्जामिनर कैन डू इज वो 1 केल्विन लिखते हैं, क्योंकि जितना चेंज इन द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस होता है उतना ही चेंज इन द टेम्परेचर इन केल्विन होता है। तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, या ये कर सकते हैं ए ऑप्शन में 1 डिग्री सेल्सियस दे देंगे और सी ऑप्शन में 1 केल्विन दे देंगे। तो हमें पता है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ए एंड सी। ओके, अच्छा, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है। अगर मैं वाटर की बात करें तो आप वाटर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं 4200 जूल। ओके, और वाटर का जो हमने मास लिया है दैट इज 1 किलोग्राम, तो उसका जो टेम्परेचर राइज होगा दैट विल बी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, so that's the definition of specific heat capacity. Hope you understand. Let us move towards the next one. Which of the following temperature is referred to as absolute zero? Absolute zero temperature क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता। ठीक है, so that is -273.16 in some of the book 15 भी कहते हैं एंड इसी को हम 0 केल्विन भी कहते हैं। ठीक है, so ये वो टेम्परेचर है जो एब्सोल्यूट जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि नहीं जा सकता इससे नीचे टेम्परेचर। होप यू अंडरस्टैंड। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3, द ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल इफ, ये 2024 में भी आया था। ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। Which of the following refers to its DC current that does not change its intensity? Steady current। क्योंकि अगर आपको याद हो तो DC करंट का जो वेव फॉर्म है वो भी इस तरह से होता है, दिस इज द करंट एंड दिस इज द टाइम। तो विद टाइम इसका करंट सेम ही रहता है। whereas AC का वी नो दैट कि इट इज अल्टरनेटिंग करंट, तो उसका जो वेव फॉर्म होता है वो ऐसे होता है। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। अच्छा, क्या होती है इन चारों में से? हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी को सीरीज में अटैच करते हैं विद द लोड। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा, E इज इक्वल टू V प्लस IR, तो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर आप देखेंगे तो ये सीरीज में लगा हुआ है विद द वोल्टेज। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेट्स अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? तो हमें पता है वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि चारों ऑप्शंस बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो आई जस्ट ट्राई कि मैं चारों ऑप्शंस की डेफिनेशन को समझाऊँ आप। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरीज टर्मिनल, बैटरी के जो एंड पर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आपका जो वोल्टेज होगा वो टर्मिनल वोल्टेज होगा। वही हमारा राइट आंसर था। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इट इज नॉट अ फोर्स, बस नाम है। इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है प्रोवाइडेड बाय द सोर्स। सोर्स का मतलब सेल, बैटरी और एनीथिंग व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। तब सिस्टम में करंट फ्लो नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा और उस टाइम वो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ कहलाएगा। वेयरएज पोटेंशियल ड्रॉप, अच्छा, अब पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस। सो डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। अगर आपके पास एक सर्किट है और उस सर्किट के आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, लेट्स सपोज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, सो बी माइनस ए पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए विल बी द चेंज इन द पोटेंशियल, और वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। द लास्ट टर्म इज द इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, द वोल्टेज लॉस इनसाइड द बैटरी। क्योंकि आपको पता है कि आप जब भी एक बैटरी खरीदते हैं तो बैटरी लेट्स सपोज 12 वोल्ट की है, लेकिन आप उसका अगर
वोल्ट मीटर से वोल्टेज चेक करेंगे तो इट इज 11.8 11.7। अब सवाल ये पैदा होता है कि 0.3 वोल्टेज कहाँ गया, तो ये इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, ठीक है। द वोल्टेज लॉस्ट इनसाइड द बैटरी ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये पोटेंशियल ड्रॉप क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इनसाइड द बैटरी। अच्छा, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी इसी फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया था, सीरीज वाला। तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। V जो होता है हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है, E is the EMF और IR is the potential drop. Hope you understand the point. Let us move towards the next one. Question number 7. Joule per second is equal to what? 1 joule per second is equal to 1 watt. वो क्यों? पावर का फॉर्मूला होता है बेटा वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन का मतलब जूल, टाइम का मतलब सेकंड, पावर का यूनिट होता है वॉट। तो वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको हम ड्राइव करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इस इन चारों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है, हम इसको ड्राइव करते हैं। अच्छा, वी नो दैट E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ओके, आइंस्टाइन का फेमस फॉर्मूला। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mc मल्टीप्लाई बाय c। अच्छा, mc इज बेसिकली मास टाइम वेलोसिटी। मास टाइम वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू pc। अच्छा, एनर्जी का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है विच इज hf। प्लांक्स ने दिया था ये फॉर्मूला, तो hf इज इक्वल टू pc। ओके, अच्छा, अब f इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा, ये भी हमने पढ़ा है। तो h c ओवर लैम्डा इज इक्वल टू pc। यहाँ अगर आप गौर करें तो c से c कैंसिल हो रहा है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया h ओवर लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया। सो इन चारों ऑप्शन में से द ऑप्शन बी इज करेक्ट। Hope you understand the point. Let us move towards the next one. If the wavelength of light is this, अच्छा, it is in meters, then what is the frequency? अच्छा, we know that c is equal to f lambda होता है famous wave की speed की equation। c speed of light 3 into 10 to power 8। f आपको चाहिए and the wavelength which is 3 into 10 to power minus 7। अब ये -7 मल्टीप्लाई कर रहा है f के साथ, इज इक्वल टू को इस तरफ जाके डिवाइड करेगा सिंपल, तो 10 टू पावर -7। यहाँ देखें 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। अब ये 10 टू पावर -7 है, ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट विल बी लाइक 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8 और 10 टू पावर +7। वी नो दैट बेस सेम पावर एड, bases are same, things are multiplying, power will be add। तो simply 8 plus 7 is 15। frequency का यूनिट हर्ट्ज होता है, तो 1 into 10 to power 15 should be the answer। और वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है ऑप्शन बी। सो बी would be the right answer। Hope you understand the point। Okay, the energy of light is determined by its, अभी हमने पढ़ा है कि E is equal to hf। h तो कांस्टेंट है, तो एनर्जी ऑफ द लाइट इज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, f इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। होप यू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन विच प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर वर्क। ट्रांसफार्मर जो है हमें पता है ये 2024 में भी रिपीट हुआ था, लास्ट वीडियो आप चेक कर लीजिएगा। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ट्रांसफार्मर डिपेंड करता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। इफ अ ट्रांसफार्मर has 500 turns on the primary, तो हमें पता है कि NP the number of turns in the primary is 500 and 250 turns on the secondary coil। तो NS is 250। तो सवाल ये है then आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा। अब इसका हमें फॉर्मूला पता है जो हम यूज करेंगे, VS over VP is equal to NS over NP। देखिए बेटा, NS नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज 250, NP नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी 500। अच्छा, अब यहाँ देखें 250 ओवर 500 इट इज बेसिकली 1/2। तो VS ओवर VP इज इक्वल टू 1/2। अब आपसे कह रहा है आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो आउटपुट वोल्टेज जो है इट इज बेसिकली द वोल्टेज इन द सेकेंडरी, वो फाइंड आउट करना है। तो VP यहाँ डिवीजन में है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो VS इज इक्वल टू 1/2 VP।
तो आउटपुट वोल्टेज इन द सेकेंडरी इज बेसिकली हाफ द आउटपुट वोल्टेज इन द प्राइमरी। तो विच आंसर शुड बी करेक्ट? तो इट मस्ट बी ऑप्शन बी। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड यू कि फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व करें। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। Which of the following defines the change in magnetic flux per unit area? Okay, so that is basically change in magnetic flux per unit area. तो अब आप यहाँ देखें, it is basically magnetic flux density, ठीक है। तो change in magnetic flux per unit area is magnetic flux density, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को एरिया से डिवाइड करते हैं या वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो वो डेंसिटी देता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। Hope you understand the point. What is the dot product of magnetic induction, which is B and area? So B dot A is the flux. So the answer should be the last one. Hoping that you understand the point. Okay, let us move towards the next one. What does the magnetic flux measure? Magnetic flux किस चीज को measure कर रहा है? तो देखिए बेटा, the number of magnetic lines of force, एक particular area पर कितनी force apply होगी, तो hoping that you understand the point. Let's move towards the next one. The change in electric potential with respect to distance. तो electric potential with respect to distance, it is basically the potential gradient. Okay, तो माइनस भी आता है फॉर्मूले में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा which is D. Let us move towards question number 17. The amount of energy, कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई, एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बाय द एप्लीकेशन ऑफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सो इट इज 1 EV। ओके, और हमें पता है कि 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। समटाइम्स ये भी पूछा जा सकता है इन द क्वेश्चन। ओके, question number 18. Which law explains the relation between amount of charges and force between them? Fundamental law, Coulomb's law, which is F is equal to K Q1 Q2 over R square. Let us move towards the next one. Question number 19 है हमारे पास। तो question number 19 कह रहा है what does the electric field around a charge represent? तो electric field जो है वो एक particular एक चार्ज के अराउंड किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो इट रिप्रेजेंट इफेक्टिव एरिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि इस एरिया में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रही है, क्योंकि हमें पता है ना वो E इज इक्वल टू F ओवर Q, और अगर Q लेके चले जाए तो QE इज इक्वल टू F अगेन। 1 न्यूटन पर कूलम इक्वल्स टू, अच्छा दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, न्यूटन पर कूलम फोर्स पर यूनिट चार्ज। अच्छा, तो अभी मैंने ऊपर बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट हो गया आपके पास न्यूटन पर कूलम। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, पोटेंशियल का वोल्टेज डेल्टा आर इज मीटर, तो एक और यूनिट V ओवर M, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट voltage over meter, so the answer B should be correct. Let us move towards the next one. What will be the value of acceleration if the mass of 0.5 kg is acted upon by a force of 10 Newton? Basic formula F is equal to ma। F जो है मेरा बेटा 10 न्यूटन है, m आपके पास 0.5 है, a आपने फाइंड आउट करना है। 0.5 आप नीचे लेके चले जाएंगे डिवाइड में। अब वी डो नॉट हैव द कैलकुलेटर, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, 0.5 को आप लिख सकते हैं 1/2। अच्छा, अब 1/2 है तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई साइन होगा तो इट विल बी लाइक 2/1, तो 10 2s are 20, acceleration should be 20 meter per second square. Hope you understand this point as well. Let us move towards question number 22. What is the time rate of change of linear momentum? तो लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है बेटा, वेरी फेमस इक्वेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। आंसर इज 22 का आंसर होगा फोर्स।
23 है आपके पास, रेडिएशंस आर डेंजरस, वी नो दैट सम ऑफ द रेडिएशंस आर वेरी डेंजरस लाइक एक्स रेज और गामा रेज एज वेल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अस। क्यों होती हैं वो? बिकॉज दे प्रोड्यूस आयंस इन द सेल एंड इट इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी। यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर डॉक्टर, तो इसका आपको बहुत बेहतर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, which of the following results in the centripetal acceleration is produced in a body? centripetal acceleration जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, हमें पता है कि whenever the body moves in a circle, तो एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन अप्लाई होती है टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और आपको पता है जब भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है तो एट एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी, एट एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी द वेलोसिटीज डायरेक्शन चेंजेस। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम ही यही है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करना, ये याद रखिएगा। और टेंजेंशियल वेलोसिटी का काम ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करना। तो इट मींस दैट कि जब सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो आपकी बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी, और अगर उसके साथ साथ टेंजेंशियल भी प्रोड्यूस हो रही है तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये सेंट्रीपिटल की बात हो रही है, आंसर शुड बी सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये तो आपने याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, 57.3 डिग्रीज। अच्छा, इसकी एक और इक्वेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके सवालात बनते हैं, दैट 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इसमें से समटाइम्स सवाल पूछे जाते हैं, लेट सपोज आपसे पूछा जाएगा कि भाई पाई बाई 2 रेडियन है तो वो कितने डिग्री के बराबर होगा, तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन इन ऑर्डर टू फाइंड कि भाई वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अ व्हील ऑफ बाइक रोटेट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एंड अचीव 6.28 रेडियन पर सेकंड। तो दिस इज इनिशियल एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, टाइम इज 2 सेकंड। व्हाट विल बी इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन? बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन इज change in angular velocity with respect to time. So final angular velocity minus initial divided by the time. Final is 6.28 minus 0 divided by 2. So it should be 6.28 divided by 2. So it must be 3.14. So the answer must be C. अच्छा, it is a request, a suggestion कि जब भी आपके पास प्रॉब्लम्स आए तो हमेशा डेटा बना के सॉल्व करें, चांसेस ऑफ एरर आपके मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है। द रेशो, अच्छा रेशो का मतलब मेरा बेटा डिवीजन होता है। तो जब भी लीनियर वेलोसिटी और रेडियस डिवाइड होंगे तो उनका जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा? वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अगर r को मैं नीचे लेके चले जाऊं तो v ओवर r, वेलोसिटी ओवर रेडियस, दैट इज इक्वल टू ओमेगा। और बेटा ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच लॉ हैज अ ग्राफ सिमिलर टू द ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा देखो बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर सेम होता है, या टेम्परेचर सेम या आप कांस्टेंट कह लें। तो इन चारों में से जिस लॉ का ग्राफ, जिस लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उसका ग्राफ आइसोथर्मल की तरह होगा, तो वो कौन सा है हमारे पास बेटा? वो है आपके पास बॉयल्स लॉ, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। एक और, ड्यू टू सडन रेन, बारिश होती है और पानी आता है, तो ड्यू टू सडन रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कार मूविंग ऑन द रोड। तो क्या होगा इन चार ऑप्शन में से? तो वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी इफेक्टेड। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगी इनटू द रोड, ठीक है। सो दैट्स द रीजन ऑफ इट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट? वी नो दैट डॉपलर इफेक्ट से हम मेजरिंग द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल जो आपके हाईवेज पर सिस्टम्स लगे हुए होते हैं। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एग्जिबिट, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या करती हैं मेरा बेटा? फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। लास्ट 2024 पेपर में पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइजेशन एग्जिबिट नहीं करती हैं बेटा, और पार्टिकल नेचर तो है ही नहीं, बिकॉज इट्स अ वेव, सो इट्स लाइक दैट। लेट अस मूव टुवर्ड्स द 32, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आप एनर्जी नहीं देते, अमाउंट ऑफ हीट दैट यू प्रोवाइड टू द सिस्टम इट इज जीरो, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट जीरो हो जाती है इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो या तो ये वाली इक्वेशन से हम काम करते हैं या वाइस वर्सा।
Hope you understand this point. 33. Which statement is the best for electric flux of a point charge? एक पॉइंट चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ यू रिमेंबर द गॉसेस लॉ, तो गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा विच इज क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ सरफेस in which the charge is enclosed because it doesn't depend upon the shape of the surface according to this particular formula. ठीक है, अच्छा ये हमने गॉसेस लॉ से पढ़ा है. इन बीटा पॉजिटिव डीके द न्यूक्लियर नंबर इज, हमें पता है कि जब बीटा पॉजिटिव डीके हो रहा है तो एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है एक न्यूट्रॉन में, और आपको एक बीटा पॉजिटिव एक व्हाट इज द ओके बीटा पॉजिटिव मिल रहा है, तो उसमें वी नो दैट कि आपका जो चार्ज है द न्यूक्लियर नंबर इज कंजर्व. अच्छा न्यूक्लियर नंबर मींस कि न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, तो देखो बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मासेस सेम होते हैं और दोनों जो है वो ऐड करते हैं हमारे एटॉमिक मास के अंदर ऑफ द सिस्टम या मास नंबर के अंदर, तो वो तो सेम ही है क्योंकि एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है एक न्यूट्रॉन. Hoping that you understand this point. Which of the following expression is constant for a freely falling body? हमें पता है बेटा कि energy is constant, तो total energy of the system remains constant. Total energy is kinetic plus potential. तो kinetic बराबर होती है half mv square, potential is mgh. तो यहाँ गौर करेंगे that the C answer must be correct. Okay. Question number 36. Very basic question. The product of frequency f and wavelength. तो f into lambda is v, which is the speed of the wave. Let us move towards the next one. 37. दो bodies हैं आपके पास, एक का मास है 10 kg, एक का मास है 40 kg, are dropped from the same height, okay, at the same time. Value of which of the following remains the same? कौन सी चीज सेम रहेगी ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द टू बॉडीज? पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं रहेगी बेटा क्योंकि mgh होता है, मास एक का ज़्यादा है. पावर भी सेम नहीं रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी सेम नहीं रहेगी क्योंकि मास ज़्यादा है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेशन इज सेम? तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे ये एक बहुत ब्रेन कॉस्ट का एक ज़रूर आप वीडियो जाके देखिएगा. ही जस्ट मेड एन एक्सपेरिमेंट कि दो बॉडीज़ को उन्होंने एक बहुत ज़्यादा भारी कैनन बॉल और फीडर्स लिए थे एंड दे ही ड्रॉप्ड एट द सेम हाइट, एंड बिकॉज द एक्सेलरेशन इज सेम तो बोथ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम टाइम पर ड्रॉप हुए थे टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg is moving a circle of radius 2 meter. If the body moves complete circle, what is the work done? अच्छा देखें बेटा, वर्क डन बराबर होता है F डॉट D. अच्छा D क्या है? D डिस्प्लेसमेंट है. What is the definition of displacement? The displacement definition is shortest distance between two points. तो बेटा एक सर्किल का पूरा चक्कर लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगी क्योंकि जहां से आपने स्टार्ट किया वहां पे खत्म किया है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई विद द फोर्स, सो इट मस्ट बी जीरो, तो वर्क डन इज जीरो. होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स 39. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, किलोवाट आवर बेटा इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो आप यूनिट देते हैं ना, बिजली का बिल देते हैं, उसमें जो यूनिट्स होते हैं वो किलोवाट आवर होते हैं. मतलब आपके 39 यूनिट्स का बिल आए तो 39 किलोवाट आवर आपने एनर्जी इस्तेमाल की. तो बेसिकली दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये याद रखिएगा. कह रहे हैं किसके बराबर है? देखो 1 किलोवाट आवर, किलो का मतलब क्या है बेटा? किलो का मतलब 1000, इट इज अ प्रीफिक्स. वॉट की जगह वॉट लिखते हैं. और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स. 1000 और 3600 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मस्ट बी दिस नंबर 345 वॉट एंड सेकंड. अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि पावर का यूनिट है जूल्स पर सेकंड. पावर इज वॉट, वॉट ये हमने ऊपर पढ़ कर आए. अगर सेकंड को मल्टीप्लाई करूंगा वॉट से तो वॉट सेकंड इज इक्वल टू जूल, तो वॉट सेकंड की जगह मैं जूल लिख सकता हूं. और ये देखें 1 2 3 4 5 6, तो यू कैन राइट 3.6 into 10 is to power 6. 10 is to power 6 is also a prefix we call mega. तो 1 kilowatt hour is basically what?
3.6 into 10 is to power 6 joule or 3.6 megajoules. Hope you understand the point. Let us move towards the next one. In studying waves, the distance between टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स. अच्छा, अब हमें ये पता होना चाहिए कि नोड्स और एंटी नोड्स का मतलब क्या होता है. तो वी नो दैट कि नोड्स आपके वो पॉइंट्स होते हैं जो आपकी रेस्ट पोजीशन पे होते हैं. सो दिस इज नोड एंड दिस इज एंटी नोड्स जो आपकी मैक्सिमम पॉइंट पर होते हैं. तो कह रहा है कि दो कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है. तो अगर आप गौर करें तो यू विल रियलाइज इट कि दिस इज अ नोड एंड दिस इज अ नोड. तो हाफ वेवलेंथ का डिस्टेंस है. तो आंसर इज सी. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. द प्रोसेस इन विच नो एक्सटर्नल वर्क इज परफॉर्म. ठीक है, तो दिस इज बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक में वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट होती है. ठीक है, और हमें पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. अच्छा, डब्ल्यू जो है विच इज पी डेल वी. तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी. अच्छा देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन द वॉल्यूम तो जीरो ही होगा. तो पी विल मल्टीप्लाई विद जीरो. ठीक है, तो इट्स लाइक दैट. तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू. तो यहां से आपको पता लगता है कि वर्क डन शुड बी जीरो. या इस तरह से कर लें, P del V, delta V is 0, multiply with P. So work done should be 0 in isochoric process. Hope you understand the point. Let us move towards the next one. In vibratory motion, the maximum displacement, आपको पता है maximum displacement of the body on either side of the equilibrium position is amplitude. ठीक है. अच्छा, अगर हम वेव फॉर्म में बनाने की बात करें तो it is like this. तो this is the maximum displacement और ये distance जो है वो amplitude कहलाएगा. A ball is thrown horizontally with this speed. After 2 seconds its horizontal velocity component will be same. क्योंकि हमें कहा ही नहीं गया कि भाई velocity है acceleration है, या तो हमने assume किया है कि भाई यही speed होगी जितना data हमें given है in the problem. Okay. Question number 45. If the fundamental frequency of vibration of a string फिक्स बोथ एंड इज 50 हर्ट्ज. तो F1 जो है वो 50 हर्ट्ज में फोर्थ हार्मोनिक कितना हो. हमें पता है इसका फॉर्मूला Fn इज इक्वल टू n F1. n जो है फोर्थ है 4, F1 इज 50. तो फोर्थ हार्मोनिक 4 50s आर 200 हर्ट्ज. आंसर इज B, 200 हर्ट्ज. In the projectile motion the acceleration in the horizontal direction is 0. अच्छा, why it is 0? क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि एयर रेजिस्टेंस प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं होगी, इज नेग्लिजिबल. एयर रेजिस्टेंस नहीं है बेटा, तो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज 0. फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगी. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 47. अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड कन्वर्ट डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट. ये नहीं करता है ट्रांसफार्मर. ट्रांसफॉर्म अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, यस, अप एंड डाउन करता है. वोल्टेज को स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. अ सेमीकंडक्टर डायोड कैन बी यूज्ड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर. अब आप कहेंगे सर हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन भी तो कर सकते हैं. भाई उसके लिए यू नीड मिनिमम 2 सेमीकंडक्टर डायोड ना, तो एक से तो आपकी हाफ वेव ही होगी. क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं. हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज, बेटा ये याद करना है, 3.8 डेज होता है. क्वेश्चन नंबर 50. एक एटम है मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टेट ऑफ हायर एनर्जी E2 टू लोअर एनर्जी E1. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ द रेडिएशन इमिटेड इन टर्म्स ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट. बेटा आपको पता है कि E इज इक्वल टू HF होता है. अच्छा, HF का मतलब होता है HC ओवर लैम्डा इज इक्वल टू E. अब ये डेल E है, बेसिकली चेंज इन द एनर्जी हो रहा है. हायर से लोअर, चेंज का मतलब हायर से लोअर, सो विच इज E2 माइनस E1. तो HC ओवर लैम्डा. अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा यहाँ चला गया, HC ओवर E2 माइनस E1. सो दिस ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट. अगेन let us move towards question number 51. The main function of a transformer is to convert
वन अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू अनदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। यस, यही है ऑप्शन इसका, यही काम होता है ट्रांसफार्मर का, हमने ऊपर भी पढ़ा था। सॉफ्ट सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वायर हैज रेजिस्टेंस आर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। इट इज स्ट्रीक टू सो दैट इट्स लेंथ इज डबल, उसको आपने खींचा है जिसकी वजह से, स्ट्रेच किया है जिसकी वजह से इसकी लेंथ हो जाती है 2L। तो पहले L थी, अब हो गई है 2L, बट इट्स रेजिस्टेंस सॉरी रेडियस स्टेज कांस्टेंट, जो उसका जो रेडियस था वो कांस्टेंट है, लेंथ उस वायर का जो रेडियस है। What would be the new resistance? आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है रो एल ओवर ए। तो अगर आप लेंथ को 2L कर रहे हैं तो टेक्निकली रेजिस्टेंस भी 2R हो जाएगी। तो आंसर सी मस्ट बी करेक्ट ऑफ इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन। कह रहा है दो कैपेसिटर है आपके पास, एक 6F का है और एक माइक्रो फ्राड का है, और एक आपके पास 12 माइक्रो फ्राड का, और ये सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, और इनको आपने जो वोल्टेज दिया हुआ है वो 200 वॉट दिया हुआ है। कैलकुलेट द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। देखें एक बात कि सीरीज में है तो जो टोटल चार्ज होगा वही चार्ज होगा Q1 का, वही चार्ज होगा आपके Q2 का जो सेकंड कैपेसिटर है, ठीक है। और तो सबसे पहले आप टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे, इट्स इन सीरीज, सो इट शुड बी C1 C2। C1 आपके पास है 1/6, C2 है 1/12। उसके बाद you will take an LCM 12, it should be 2 plus 1, so 1/C, it must be 3/12, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 1/C is equal to 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो आपके पास जो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट होगी वो 4 माइक्रो फ्राड होगी। अच्छा बेटा, माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर 6 फ्राड, तो ये आपके पास हो गई टोटल कैपेसिटेंस। अच्छा, जो वोल्टेज आपको दिया था विच इज 200 बेटा। अच्छा, अब आपको पता है Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q C की जगह आपने लिखा 4 इंटू 10⁻⁻6, वोल्टेज है 200। अच्छा, 200 को यू कैन राइट लाइक 2 इंटू 10⁻²। अब आप यहाँ देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। बेसिक रूल, बेसिस आर सेम, थिंग्स आर मल्टीप्लाइंग। सिंपल क्या करना है, पावर ऐड कर देना है। -6 + 2 इज -4, 4 2s are 8, तो चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 8 इंटू 10⁻⁻4। तो जितना चार्ज पहले कैपेसिटर के पास होगा उतना ही सेकंड के पास होगा, क्योंकि सीरीज है और सीरीज के अंदर चार्ज सेम होता है। सो आंसर मस्ट बी दिस। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, सॉरी। द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री इन एयर इज दिस, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड एट 50 डिग्री। इसका बेसिक फॉर्मूला याद रखिएगा, स्पीड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज 332 या 332 प्लस 0.61 T। मतलब के हर डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अगर आपका बढ़ रहा है तो 0.61 मीटर पर सेकंड स्पीड आपकी बढ़ेगी। ये आपने जहन में रख लेना, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ भाई 100 डिग्री के बाद क्या होगा, 100 डिग्री के बाद मैं ऐसे ही बता देता हूँ 0.61 है ना, तो 100 डिग्री के बाद 61 होगा, और 0 पे 332 होती है तो 332 प्लस 61 कर लेंगे, तो इट इज दैट मच इजी। तो आपने सिर्फ फॉर्मूला में भी वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं, 0.61 50, ठीक है। अब 0.61 मल्टीप्लाई बाय 50 क्या होगा, आई गेस इट मस्ट बी 30.5, आई गेस आप कर सकते हैं इसको, 30.5 ही आएगा। तो 30.5 और ये 332, अगर आप देखें 362.5, तो द आंसर इज लास्ट वन। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, एंड इट सेज अ फोर्स ऑफ 2F। आपके पास एक फोर्स है विच इज 2F, हम डेटा बनाते हैं। एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m, मास आपके पास आ जाएगा 10 kg, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप बताइए, अगर 5 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही हो एक पार्टिकल के ऊपर, उसका मास आपने पता करना है जिसकी एक्सेलरेशन इतनी हो,
तो देखो हमारे पास फोर्स नहीं दी हुई, यू हैव टू फाइंड द फोर्स फर्स्ट। तो हमें पता है F इज इक्वल टू ma, तो F जो है वो 2F है, m जो है वो 10 है, और a जो है वो 30 है, तो दिस मस्ट बी 300 और 2F, तो F हो जाएगा 300 ओवर 2, तो F कितनी हो गई आपके पास 150 न्यूटन। अब इस नंबर को आपने याद रखना है। अब सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम आ जाता है, फोर्स ऑफ 5F। अब आपके पास कितनी फोर्स है बेटा 5F, तो F तो आपको पता है ना कितना है कि 150 है, तो फोर्स कितनी हो गई 750 हो गई। एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही है, उसका मास नहीं पता, और उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितनी हो रही है बेटा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास फाइंड आउट करो। बेटा आपको पता है F इजिकल टू ma होता है, तो F ओवर a इज m, ठीक है। अच्छा अब m जो है वो कैसे फाइंड आउट होगा, F 750 है और a जो है वो 25 है, 25 1 25, 25 3 750, ओके, और जीरो तो ऐसे ही आ गया, मास कितना हो जाएगा 30 kg, सो द आंसर मस्ट बी B. Hope you understand the point. This was all from my side from this paper. Inshallah, see you in the next video. If you have any question or any suggestion, you can just write down in the comment box. Thank you so much.